संवेद सदन को दिए गए संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहले ही अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार का एजेंडा घोषित किया था और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार गांवों किसानों को समर्पित होगी, मेरी सरकार महिलाओं और नौजवानों को समर्पित होगी तथा मेरी सरकार उस प्रत्येक वंचित वर्ग को समर्पित होगी, वंचित व्यक्ति को समर्पित होगी जिसकी आज तक उपेक्षा की गई है। इस प्रकार की बातें माननीय सभापति जी देश पहले भी सुनता आया था। बड़ी बड़ी बात ये लोग कह देते थे। अभी मुझसे पूर्व हमारे एक वक्ता ने जब एक प्रधानमंत्री जी की गरीबी हटाओ वाले विषय की चर्चा की तो बहुत नाराजगी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जाहिर की, परंतु ऐतिहासिक सत्य है ये। उससे पहले भी इसी प्रकार के थोथे वायदे लोग करते थे और पतली गली से नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग से निकल करके चले जाते थे। कोई उनको पकड़ता भी नहीं था। और उसके कारण से देखा जाए तो माननीय सभापति जी संपूर्ण संसदीय व्यवस्था, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का अविश्वास पूरे देश के अंदर निर्मित हो गया था कि जो नेता हैं ये झूठे वायदे करेंगे, झूठे वादे करके सरकार बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे। हमारे लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं, हमारा काम ये नहीं करेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी ने जब ये बात कही उसके बाद से देश का चित्र बदलना शुरू हुआ है। उन्होंने जब ये कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, मेरी सरकार गांवों किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, वंचितों को समर्पित होगी, उसके बाद से निरंतर उस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर बनाई जाती रही, उनको लागू किया जाता रहा और उसका लाभ इन वर्गों तक पहुंचता रहा। मैं बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पहले ही वक्ताओं ने उसकी चर्चा की है। यानी जनधन खाते एक का मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली प्रधानमंत्री जी ने नेशनलाइज किया बैंकों को, खाते नहीं खुले, लेकिन गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकता था। ये माननीय मोदी जी थे जिन्होंने जिसकी जेब में एक नया पैसा नहीं है उसका भी खाता खुलवाने का काम किया। इंक्लूसिव इकोनॉमी का इससे श्रेष्ठ उदाहरण पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। और परिणाम क्या हुआ? मैंने कहा मैं एक उदाहरण विस्तार से जरूर देना चाहता हूं। 55 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 38 लाख करोड़ डीबीटी के अंदर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर उन वर्गों को पहुंच चुका है जिन तक ये पहुंचने की संभावना नहीं रहती थी। खुद एक प्रधानमंत्री जी का 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं हिसाब लगा रहा था यदि उनका शासन होता और यदि ये खाते तब खुल गए होते, संभावना इतनी भी नहीं थी, तो मुश्किल से 5.5 लाख करोड़ पहुंचते और बाकी के लगभग 33 लाख करोड़ इन लोगों के बीच में चले जाते। और मुझको लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ये 33 लाख करोड़ गंवाए जाने का बड़ा भारी दुख है। इसलिए वो पता नहीं किस किस प्रकार की यात्राएं कर रहे हैं। हाँ है नहीं, सुन नहीं रहे, यात्रा पर है। यानी इसी प्रकार से आप ये देखें कि चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, मकान बनाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, उसके आंकड़े मैं फिर कह रहा हूं, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं मैं। यानी 11 करोड़ मकान बनना, 4 करोड़ मकान बनना, 11 करोड़ शौचालय बनना, ये साधारण बात नहीं है। 11 करोड़ घरों के अंदर जल पहुंचना, 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन पहुंचना। मुझे ध्यान है जब माननीय अटल जी की सरकार से पहले की सरकार थी तो गैस के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी, गैस का सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी। अटल जी की सरकार आई, लाइन खत्म हो गई, फिर यूपी की सरकार आई, फिर लाइन लगनी शुरू हो गई। ये स्थिति थी, सबको ध्यान होगा इस बात का ही। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये जो काम हुए हैं, उसके कारण से आज सत्ता प्रतिष्ठान के संबंध में
देश के सामान्य जन के मन के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। उसको लगता है मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो मोदी की दी हुई वो गारंटी है, वो गारंटी जरूर पूरी होगी। और किस कठोर परिश्रम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन कामों को पूरा किया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर एक दिन तो माननीय सभापति जी ज्यादा होता है, चौथाई दिन का अवकाश भी हमारे प्रधानमंत्री ने लिया नहीं है। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, सत्ता ये उपभोग का विषय नहीं है, सत्ता ये सेवा का माध्यम है। और उस नाते उन्होंने अखंड सेवा पिछले 10 वर्षों के अंदर की है। और इसी कारण से उनकी जो गारंटी की जो छवि है, गारंटी पक्की गारंटी की जो छवि है आज देश के अंदर बनी है। माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी की सरकार के लिए, हमारे लिए जो विकास है ये कभी भी वोट का विषय नहीं रहा है। जो वर्ग जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये शायद भाजपा को वोट नहीं देते हैं या कम वोट देते हैं, हमने उस आधार पर कभी भी, चाहे क्षेत्र हो और चाहे वो जातियां हो और चाहे वो धार्मिक ग्रुप हो, हमने कभी भेद नहीं किया। आकांक्षी जिले, मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, आकांक्षी जिले ये वोट बैंक का हिसाब नहीं था उसके अंदर। जो देश भर के अंदर पिछड़े हुए जिले रह गए हैं विकास की यात्रा में, उन तक भी विकास समान रूप से पहुंचे, इसकी योजना माननीय मोदी ने बनाई। उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश है, उसकी रक्षा की दृष्टि से, उसके विकास की दृष्टि से वोट का हिसाब रख करके नहीं, देश के अंदर उसके एकात्मता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए वहां के विकास की आवश्यकता थी। और माननीय मोदी जी ने उस विषय को पूरे दमखम के साथ, पूरे विस्तार के साथ, पूरे डिटेल्ड योजना के साथ उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे लिए विकास हमारी आस्था का विषय है और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस प्रकार की बात लेकर के हम लोग चले हैं। मोदी जी की जो गारंटी है माननीय सभापति जी, ये केवल देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी इसकी मान्यता है। कितने देशों के अंदर हमारे नागरिक फंस गए थे, इराक के अंदर फंसे, कतर के अंदर फंसे, यमन के अंदर फंसे। एक एक नागरिक को सुरक्षित वहां से निकालने का काम यदि किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। और यूक्रेन और रूस का ये तो विषय भी ताजा ही ताजा है। तिरंगे की छाया के अंदर युद्ध विराम करा करके अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालना, ये माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा था। और उसमें हमारे जो पड़ोसी देश है उसके भी नागरिक निकल करके आए। तो मोदी जी की जो गारंटी है ये सब तरफ उसका प्रभाव है। अभी आपको स्मरण होगा 41 हमारे मजदूर श्रमिक उत्तराखंड के अंदर सुरंग के अंदर फंस गए थे, कई दिन लगे उनको निकालने के अंदर, लेकिन एक क्षण भी माननीय मोदी जी की दृष्टि से उनकी चिंता वो दूर नहीं हुई। और मुझे कई बार तो लगता है, उस वक्त के जो वक्तव्य उनको आप भी याद करेंगे, तो कई बार तो मुझे लगता था कि हमारे विपक्ष के कुछ नेता, कुछ लोग ये चाहते थे कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि हम कुछ आलोचना करने हमको मौका मिल जाए। लेकिन 41 के 41 मजदूर श्रमिक सकुशल वहां से बाहर आए, ये मोदी जी की गारंटी का प्रभाव था। और जब वहां से निकले तो उन्होंने कहा हमें भरोसा था, हम कठिनाई के अंदर थे परंतु हमें भरोसा था कि मोदी जी हैं तो जरूर हम सुरक्षित अपने घरों को पहुंच जाएंगे, हमें यह विश्वास है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कुछ बातें कही हैं और भी कांग्रेस भी लगभग उन्हीं बातों को कहती रहती है सांप्रदायिकता को लेकर के। मैं माननीय सभापति जी कुछ क्षण इस विषय पर जरूर कहना चाहूंगा। देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान भ्रष्टाचार को लेकर के है। प्रथम प्रधानमंत्री के समय से ही भ्रष्टाचार के मसले आते रहे और उनके अंदर वृद्धि ही होती रही। यूपीए के 2 टर्म के कार्यकाल के अंदर 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, ये सारा देश जानता है। अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी, देश के अंदर जो है एक प्रकार की निराशा व्याप्त हो गई थी।
लेकिन उसके अलावा वोट बैंक की राजनीति का जो विषय है, यह कांग्रेस की बहुत ही घातक देन इस देश को है। यानी किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता का आंचल इस कारण से उन्होंने ऐसा पकड़ा जिसकी वजह से सारे के सारे देश के अंदर एक मन बटे हैं, समाज बटे हैं, देश बटा है, ये स्थिति यहां पर आई है। मैं एक सवाल यहां जरूर, ये संसद है, सबसे बड़ा हमारा ये विचार विमर्श का स्थान है। मैं माननीय सभापति जी, हमारे बहुत पूज्य गुरु, सबके सम्मानित, सबके श्रद्धा के केंद्र गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर उनका शिरच्छेद कर दिया जाता है, इस कारण से कि वो एक धर्म विशेष को स्वीकार नहीं करते। हमारे दो साहिबजादों को जरा कोई कल्पना करे, ईंट दर ईंट लगा करके, और ये कहते हुए इस्लाम स्वीकार करोगे, वो नहीं करते, उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। दुनिया के इतिहास में घटना कहीं नहीं होगी। मेरा निवेदन यह है कि जिन्होंने किया उन्होंने किया, लेकिन उन लोगों को महिमा मंडित करने का काम यदि कोई दल, यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो सांप्रदायिक है, वो किसी भी प्रकार से सर्वधर्म संभाव का पोषक नहीं है। राम मंदिर का विषय आया, राम मंदिर का विषय सुलझ सकता था, राम आस्था का विषय है, लेकिन बहुसंख्यक समाज की आस्था का विचार न करते हुए केवल कानूनी झंझटों में उसको फंसाए रखना, यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति का दामन पकड़ रखा था। अब मैं उसको विस्तार से कहने की कोई समय भी नहीं है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जी के समय से जिस प्रकार का रुख उसके प्रति किया गया, वो सारा का सारा देश जानता है। मैं खुद आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। आप देखें, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सांप्रदायिकता का यदि कोई है वोट बैंक की राजनीति के कारण से, तो कांग्रेस है, और वहीं से सब लोगों ने सीखा है। उस वक्त के रेल मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े यशस्वी रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रहे बिहार प्रांत के। उन्होंने एक यूसी बनर्जी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और उसने गोधरा में जो ट्रेन चला दी गई थी उसमें निष्कर्ष निकाला कि अंदर स्टोव से आग लग गई थी, उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। यानी इस प्रकार की मनोवृत्ति थी। और आपको ध्यान होगा, आप बहुत हमारे विद्वान सांसद हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं, एक यूपीए के समय में एक बिल लेकर के आए थे ये लोग, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस। अब मैं उस बिल का, यानी इस प्रकार का वो बिल के अंदर प्रावधान था कि यदि कहीं अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग में कोई विवाद हो जाए और वो कंप्लेंट कर दे अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, तो ये बहुसंख्यक वर्ग की जिम्मेदारी है कि अपने को निरपराध घोषित करे, उसका सारा खर्चा उसी को वहन करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस प्रकार के जो विषैले तत्व हैं ये देश की राजनीति के अंदर आए, और मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हमको देश के अंदर सर्वधर्म संभाव को सही मायनों में स्थापित करना है, तो सेक्युलरिज्म की ये जो मिथ्या परिभाषा है, सेक्युलरिज्म की जो विभाजक परिभाषा है, इससे अपने को मुक्ति पानी पड़ेगी और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और राम इस दृष्टि से हमारे आदर्श हैं, राम हमारे मार्गदर्शक हैं। राम जब वाल्मीकि भगवान वो कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, या फिर जब तुलसीदास जी कहते हैं सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये दोनों बातें सबको साथ लेकर के, हमारे देश की जो विविधता है उसको साथ लेकर के आगे चलने का रास्ता हमें दिखाती है, जो हमारा राम का मार्ग है और ये इस देश का मार्ग है। हम सबको साथ लेकर के चलें। किसी ने कोई गलती की होगी पर हमारे सबके पुरखे समान हैं। हम विविधताओं को समझें, विविधताओं का सम्मान करें, परंतु जो हमारे अंदर एक सूत्रता है उसको भी हम आगे लेकर के जाएं, तभी हम एक समर्थ देश का निर्माण कर सकेंगे, जिसका माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्माण हो रहा है। विरासत पर गौरव भी हो, प्रगति भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो, गरीब, किसान, महिला, युवा, ये जो चारों वर्ग हैं जिसमें सब लोग आ जाते हैं, इनकी उन्नति हो, इनके माध्यम से देश आगे बढ़े, विकसित संकल्प भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो, ये वास्तव में माननीय मोदी जी का सपना है, जिसको बराबर निरंतर आग्रहपूर्वक पूरा किया जाता रहा है। एक बात का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा माननीय सभापति जी,
नमो भारत ट्रेन का उल्लेख हुआ है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि नमो भारत ट्रेन जो देश की पहली वैसी ट्रेन है वो दिल्ली से मेरठ के बीच की है। मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं बाकी किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ मेरठ को लेकर के, वो हाईवे वही मैं बता रहा हूं। मैं जी प्रथम जो मेरा कार्यकाल यहाँ का था, जब पहली बार मैं संसद में आया, माननीय सभापति जी, मैं 2-3 मिनट और लूंगा बस, मैं 2009 में आया और मैं बराबर मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी की बात करता रहता था, हाईवे की बात करता रहता था। अंत में 2013 के सितंबर में, रिकॉर्ड है ये, एक स्टेटमेंट आया कि कुछ प्रायोरिटी की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वीकृत की हैं, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और वो जो है पूरी की जाएंगी। उसमें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे भी था। मैंने संसद के अंदर उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है, चुनावी घोषणा नहीं होगी और मैं मानता हूं कि अगले चुनाव तक, 2014 के चुनाव तक ये पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका शिलान्यास जरूर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे तब मिला जब माननीय मोदी जी की सरकार आई और आज मेरठ के चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं और नई ये ट्रेन भी बन रही है। तो ये जो स्थिति है, ये वास्तव में विकसित भारत का जो चित्र है वो पूरे देश में दिखाई देता ही है, मेरठ के अंदर भी दिखाई देता है। मैं कोई और अधिक समय नहीं लूंगा, आपका भी इशारा कुछ हो रहा है कि अपनी मैं बात खत्म करूं। मैं एक छोटी सी हमारे आदरणीय, हाँ कुछ आप कहते रहते हैं, कुछ मैं कविता वगैरह जरूर बोल दूं मैं, है जी। मैं आपको कुछ इशारा तो नहीं किया, बस स्माइल विकसित भारत अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने जोश से विकसित भारत का जो संकल्प है, मैं उसको कुछ लाइनों से व्यक्त कर रहा हूं। मैं 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन वंशा सरसाएं। यह मत समझो, ये जरा विशेष रूप से मेरे विपक्षी मित्रों के लिए भी है, यह मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानव ताकि बेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे, जहां कहीं लू झुलसाती अमृत रिमझिम बरसाएं, 10 दिशाओं में जाएं। मैं समझता हूं कि अमृत काल में इस अमृत को बरसाने का हमारा संकल्प है। 2047 तक सब प्रकार से विकसित, आत्मनिर्भर, समर्थ भारत बनाने का हमारा संकल्प है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प पूरा होगा। तीसरी बार पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में हम इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। नाउ डीन कुरियाकोस। आज कार्यक्रम